नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दिनेश कुमार। उम्र 48 साल और मैं पिछले 22 साल से बस चला रहा हूं। पहले 10 साल यूपी रोडवेज में और उसके बाद एक प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनी में। जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो मेरी नहीं बल्कि उस एक रात की सच्चाई है जिसे मैं आज तक किसी को पूरी तरह बताने से डरता रहा हूं, क्योंकि लोग हंस देते हैं, कहते हैं ड्राइवर को नींद आ गई होगी या थकान में वहम हुआ होगा। पर मैं जानता हूं मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। मेरे साथ उस रात 21 और लोग भी थे और उनमें से कम 5 लोग आज भी उस बात की गवाही देंगे अगर आप उनसे पूछें। ये बात है साल 2019 की, नवंबर के आखिरी हफ्ते की। मैं उस वक्त एक ट्रैवल्स कंपनी में काम करता था जो दिल्ली से एक पहाड़ी शहर के बीच नाइट बस चलाती थी। रूट लंबा था, करीब 14 घंटे का, और उसमें एक 35-40 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा पड़ता था जिसे लोकल लोग बरसों से मौत का हाईवे कहते आए हैं। मुझे शुरू में लगा ये बस एक टैग है, ऐसी जगह हर हाईवे पर होती है जहां मोड़ ज्यादा हों और एक्सीडेंट होते रहते हो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे कंपनी की तरफ से इस बारे में कुछ खास बताया भी नहीं गया था। ये बात मुझे बाद में एक ढाबे वाले भाई ने रास्ते में बताई, जब मैंने उससे चाय पीते वक्त पूछा कि आगे रास्ता कैसा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा पीछे जाना जरूरी है ताकि आप समझ सकें मैं इस रूट पर पहुंचा कैसे। इससे पहले मैं शहर के अंदर लोकल बसें चलाता था। कमाई बहुत कम थी, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। जब इस कंपनी में लंबी दूरी वाली नाइट बस की वैकेंसी निकली, तनख्वाह ठीक ठाक थी, तो मैंने बिना सोचे अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू बहुत छोटा था। मैनेजर ने बस इतना पूछा कि रात में गाड़ी चलाने का अनुभव है या नहीं, और अगले ही दिन मुझे ड्यूटी पर रख लिया गया। आज सोचता हूं तो लगता है शायद जल्दी इसलिए थी क्योंकि इस रूट पर ड्राइवर टिकते नहीं थे, बार बार बदलने पड़ते थे। पर उस वक्त मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उस रात बस में 21 सवारियां थीं। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने खुद टिकट काउंटर से लिस्ट ली थी। 3 परिवार, एक हनीमून पर जा रहा जोड़ा, कुछ अकेले यात्री जो नौकरी के सिलसिले में जा रहे थे, और एक बुजुर्ग सज्जन जिनका नाम बाद में मुझे पता चला, ओम प्रकाश जी, जो उसी इलाके के रहने वाले निकले। मेरे साथ कंडक्टर था मोहनलाल, जिसके साथ मैं 3 साल से काम कर रहा था। बहुत भरोसेमंद आदमी, बिल्कुल भी डरपोक या फालतू बात बनाने वाला नहीं। रात के 9 बजे हमने दिल्ली से बस निकाली। मौसम बिल्कुल साफ था, सर्दी की हल्की सी ठंडक थी। आसमान में तारे साफ नजर आ रहे थे। कोई कोहरा नहीं, कोई खराब मौसम नहीं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में जो हुआ उसे किसी मौसम की गड़बड़ी या कम विजिबिलिटी का बहाना देकर टाला नहीं जा सकता। रास्ते के पहले 2-2.5 घंटे बिल्कुल सामान्य रहे। सवारियां आपस में बातें करती रहीं, कुछ लोग सो गए, बच्चे खिड़की से बाहर देखते रहे, हनीमून वाला जोड़ा आपस में हंसी मजाक करता रहा। मोहन बीच बीच में सीटों की जांच करता, टिकट देखता और कभी कभी मेरे पास आकर 2 मिनट बातें कर लेता। मुझे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। रात के करीब 11:30 बजे हमने एक ढाबे पर चाय नाश्ते के लिए 20 मिनट का ब्रेक लिया। यहीं पर उस ढाबे वाले भाई ने मुझसे पूछा, भाई साहब, रात को उस 35 किलोमीटर वाले हिस्से से जा रहे हो ना? जरा संभल कर हॉर्न बजाते रहना, और अगर कुछ अजीब दिखे तो बस मत रोकना, बस चलती रहनी चाहिए। मैंने हंसकर पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? उसने बस इतना कहा, 20 साल में यहां 21 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, सब रात को, ज्यादातर बसें और ट्रक। पुलिस वाले भी मानते हैं कुछ अजीब है इस हिस्से में।
पर सरकारी तौर पर तो सड़क की खराबी बताई जाती है। मैंने इस बात को उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया, बस ध्यान से गाड़ी चलाने की बात मान ली और चाय खत्म करके फिर से बस में बैठ गया। रात के करीब 1 बजे हम उस हिस्से में दाखिल हुए। सड़क अचानक संकरी हो गई। एक तरफ खड़ी पहाड़ी, दूसरी तरफ गहरी खाई। कोई रेलिंग नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। मैंने रफ्तार अपने आप कम कर दी। कोई 50 की स्पीड पर आ गया। मोहन आगे मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था, मोबाइल में गाना सुन रहा था, हेडफोन लगाए हुए। मुझे याद है, उस वक्त मैंने रेडियो पर पुराना गाना बजा रखा था, हल्की सी आवाज में, बस माहौल हल्का रखने के लिए। कोई 10 मिनट बाद अचानक सामने से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखीं, बहुत तेज रफ्तार से, बिल्कुल हमारी लेन में, गलत साइड से आती हुई। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, ब्रेक पर पैर रखा, स्टीयरिंग बाईं तरफ मोड़ा। बस हल्की सी डगमगाई। कुछ सवारियां नींद से चौंक कर उठ गईं और चीख पड़ी। जब बस पूरी तरह रुकी तो सामने कुछ नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट्स, बस खाली सड़क। मोहन ने हेडफोन उतारे और घबराकर पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने कहा, तूने लाइट्स नहीं देखी? उसने कहा, नहीं साहब, मैं तो गाना सुन रहा था। पर पीछे बैठी एक औरत जो जागी हुई थी, उन्होंने भी वही लाइट्स देखने की बात कही। तो कम से कम मैं अकेला नहीं था जिसने ये देखा। कुछ देर बस में सन्नाटा छाया रहा। कोई कुछ नहीं बोला। सब अपनी अपनी सीट पर सीधे बैठे रहे, जैसे कुछ अनकहा डर सबके मन में बैठ गया हो। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी फिर से आगे बढ़ाई, इस बार और धीरे। कोई 5 किलोमीटर बाद सड़क के बिल्कुल किनारे, आधी खाई में लटकी हुई, एक पुरानी जली हुई बस का ढांचा दिखा। लोहे का ढांचा जंग खा चुका था, रंग पूरी तरह काला पड़ चुका था, शीशे टूटे हुए थे। ऐसे मंजर इस तरह के हाईवे पर आम होते हैं। अक्सर प्रशासन 1-2 साल तक मलबा हटाता नहीं है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही हमारी बस उस ढांचे के बराबर पहुंची, अचानक बस की सारी अंदरूनी लाइट्स एक साथ बुझ गई। मैंने खुद स्विच चेक किया, सब ऑन थे। बैटरी और वायरिंग बाद में मैकेनिक ने चेक की, कोई खराबी नहीं मिली। अंधेरे में सवारियां घबराकर बात करने लगी। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, पर अजीब बात यह थी कि उन टॉर्च की रोशनी भी बहुत धुंधली और पीली सी लग रही थी, जैसे बैटरी अचानक कमजोर पड़ गई हो। तभी पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे। फिर एक बहुत पुराना सा लोरी वाला गाना, बहुत धीमी और बेसुरी आवाज में। मैंने बस में जितने बच्चे थे उनकी गिनती याद करने की कोशिश की। 4 बच्चे थे, सब अपने माँ बाप की गोद में सोए हुए। ये आवाज किसी और दिशा से आ रही थी। मोहन ने टॉर्च जलाई और पीछे गया देखने। जब वो लौटा, उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। उसने कहा, साहब, सबसे पीछे वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है, अकेला। मैंने पूछा, माँ बाप कहाँ हैं? उसने जवाब नहीं दिया, बस गाता रहा। मैं खुद पीछे गया देखने, टॉर्च लेकर। सच में आखिरी सीट पर एक छोटा लड़का बैठा था, कोई 7-8 साल का, मैले कुचैले कपड़ों में, सिर झुकाए हुए। मैंने आसपास बैठे लोगों से पूछा, ये बच्चा किसके साथ है? किसी ने नहीं बताया। सबने कहा उन्होंने इसे चढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने बहुत धीरे से सिर उठाया। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, उसकी आंखों में कोई सफेदी नहीं थी, कोई पुतली नहीं थी, बस गहरा काला रंग, जैसे किसी ने स्याही भर दी हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मम्मी उस बस में है जो जल गई, मुझे भी वही छोड़ दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से आगे आया और स्पीडोमीटर देखा। बस 60 की रफ्तार पर थी, दूरी भी बढ़ रही थी, पर पीछे मुड़कर देखने पर वही जला हुआ ढांचा हर 3-4 मिनट में फिर से सामने आ जाता,
जैसे हम आगे नहीं, एक ही जगह चक्कर काट रहे हो। मैंने रास्ते के किनारे लगे किलोमीटर के पत्थर भी देखने की कोशिश की, ताकि पक्का पता चले हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। पर अजीब बात यह थी कि उस हिस्से में जितने भी पत्थर होने चाहिए थे, वो या तो टूटे हुए थे या उन पर लिखा नंबर मिट चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को नक्शे से मिटाने की कोशिश की हो। ओम प्रकाश जी, जो उस इलाके के थे, वो अपनी सीट से उठकर आगे आए। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उसी जगह एक स्कूल बस खाई में गिरी थी। उसमें एक टीचर और उसका बेटा भी थे, और तब से लोग कहते हैं कि रात को वो दोनों इस रास्ते पर भटकते रहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि उस टीचर का नाम सुनैना था। वो पास के ही एक स्कूल में पढ़ाती थी, और उस दिन बच्चों को एक ट्रिप पर ले जा रही थी जब ब्रेक फेल हो गए और बस सीधे खाई में जा गिरी। 30 से ज्यादा बच्चे उस हादसे में मारे गए थे। पर अजीब बात यह है कि आज तक कोई सरकारी स्मारक या पट्टिका उस जगह पर नहीं लगाई गई, जैसे प्रशासन उस हादसे को भुला देना चाहता हो। उन्होंने कहा, साहब, बस को कभी रुकने मत दो, और उस बच्चे या किसी और की बात कभी मत मानना, चाहे दिल कितना भी पसीजे। मैंने खुद अपनी जवानी में एक बार ऐसा मंजर देखा था। तब मैं ट्रक चलाता था, और मैंने बस रोक दी थी क्योंकि मुझे किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई दी थी। उस रात मेरा ट्रक अपने आप पीछे की तरफ खाई की ओर सरकने लगा था, बिना ब्रेक छोड़े, जैसे कोई खींच रहा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने हैंड ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों साथ में इस्तेमाल करके गाड़ी पचाई थी। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि दोबारा कभी इस रास्ते पर रात को गाड़ी नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी बस में बैठी एक और सवारी, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, बोल पड़ी। वो एक अध्यापिका थी, पास के ही किसी शहर में रहती थी। नाम बताया था कमला जी। उन्होंने कहा, मैंने भी सुना है इस हादसे के बारे में। हमारे स्कूल में एक बुजुर्ग चपरासी है। उनकी बहन उस स्कूल में पढ़ती थी जहां सुनैना टीचर पढ़ाती थी। वो कहते हैं, उस दिन ट्रिप पर जाने से पहले कई बच्चों ने घर पर बताया था कि बस का ड्राइवर बदला हुआ है, नया आदमी है, और गाड़ी में अजीब सी आवाज आ रही थी, खटखट जैसी। इंजन से नहीं, बल्कि नीचे से। किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, और वही गलती भारी पड़ गई। ये सुनकर बस में बैठे कई लोगों के चेहरे और सफेद पड़ गए। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी, ठान लिया कि रुकूंगा नहीं। तभी सामने सड़क पर एक औरत की परछाई उभरी, हाथ फैलाए, चेहरा आधा जला हुआ, बाल बिखे हुए, कपड़े भी जले हुए से लग रहे थे। कई सवारियां चीख पड़ी, रोको साहब, कोई है सामने। एक आदमी तो सीट से उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगा, कहने लगा वो खुद उतरकर उस औरत की मदद करेगा, पर उसकी बीवी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बिठा दिया। मैंने रफ्तार कम नहीं की, बस हॉर्न और लाइट्स फ्लैश करता रहा। टक्कर से ठीक एक पल पहले वो परछाई धुएं की तरह बिखर गई। उसी वक्त वो बच्चा जोर से चीखा, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लगती थी, कुछ कुछ किसी घायल जानवर की चीख जैसी। पूरी बस में एक जली हुई, सड़ी हुई गंध फैल गई, इतनी तेज कि कुछ लोगों को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ओम प्रकाश जी खड़े हुए और बोले, सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ो, जोर से, लगातार, जब तक ये हिस्सा पार ना हो जाए। बस में एक साथ आवाजें गूंजने लगी। शुरू में डरी हुई, फिर धीरे धीरे मजबूत होती गई। हनीमून वाला जोड़ा भी साथ में पढ़ने लगा। बच्चों की माएं भी अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए साथ में बुदबुदाने लगी। जैसे जैसे आवाज बढ़ी, वो गंध कम होने लगी, बच्चे की चीखें कमजोर पड़ने लगी। मैंने शीशे में देखा, वो बच्चा अब धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा था,
जैसे कोई पुरानी तस्वीर मिट रही हो। मैं गाड़ी को 80 की रफ्तार पर ले गया, जो उस संकरी सड़क पर बहुत खतरनाक था। पर उस वक्त और कोई रास्ता नहीं सूझा। रास्ते में एक और मोड़ आया, जहां मुझे लगा जैसे सामने कोई और गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल बीच सड़क पर, बिना लाइट के। मैंने आखिरी पल में स्टीयरिंग घुमाया। बस पहाड़ी की दीवार से बस कुछ इंच की दूरी पर से निकली। टायरों की चीखें इतनी तेज थी कि आज भी कानों में गूंजती है। जब मैंने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। कोई गाड़ी नहीं, कोई मलबा नहीं। ठीक उसी वक्त बस के दाईं तरफ खिड़की से किसी ने बाहर से शीशे पर हाथ रख दिया, जैसे कोई साथ साथ दौड़ रहा हो। मोहन ने वो हाथ देख लिया। पतली काली जली हुई उंगलियां, नाखून बहुत लंबे। वो चीख पड़ा, साहब खिड़की! पर जब तक बाकी लोगों ने देखा, हाथ गायब हो चुका था। आखिरकार एक बड़ा उतार आया, जहां से सड़क नीचे मैदानी इलाके की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अगले पहिए उस मोड़ को पार कर उतराई पर आए, बस की सारी लाइट्स अचानक फिर से जल उठी और सब कुछ सामान्य लगने लगा। मैं पीछे मुड़ा। आखिरी सीट खाली थी। सिर्फ एक हल्की गीली राख जैसी लकीर सीट पर बची थी। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोग एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेने लगे। कुछ रोने लगे, कुछ ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। हम सुबह करीब 10:30 बजे मंजिल पर पहुंचे। मेरे हाथ अगले 2-3 घंटे तक कांपते रहे। ओम प्रकाश जी ने उतरते वक्त में मुझसे कहा, बेटा, आज बच गए। जो ड्राइवर घबराकर बस रोक देते हैं या उस बच्चे की बात मान लेते हैं, वो लौट कर नहीं आते। पिछले साल एक बस पूरी तरह गायब हो गई थी। 2 दिन बाद खाई में मिली। कोई जिंदा नहीं बचा। हालांकि गाड़ी में कोई टक्कर के निशान भी नहीं थे। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था ब्रेक फेल, पर मैकेनिकों ने बाद में कहा ब्रेक बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने ये भी बताया कि गांव में हर साल कोई न कोई पूजा भी करवाई जाती है उस मृत टीचर और उसके बेटे की आत्मा की शांति के लिए। पर लगता है वो शांति अब तक नहीं मिली। जब मैंने ये पूरी बात कंपनी के मालिक को बताई, तो पहले वो हंसे, फिर उन्होंने चुपके से कहा, इसीलिए हम नए ड्राइवरों को शुरू में इस बारे में नहीं बताते, वरना कोई ड्यूटी नहीं लेता। बलवंत नाम का एक ड्राइवर था हमारे पास। उसने भी कुछ ऐसा ही देखा था कुछ साल पहले। उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी बस नहीं चलाई। एक और लड़का था, सुरेंद्र। उसने तो कहा था कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि सड़क किनारे कई परछाइयां खड़ी होकर हाथ हिला रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने के मुसाफिर बस का इंतजार कर रहे हो। फिर अचानक गायब हो गई। मैंने कुछ महीनों बाद वो रूट छोड़ दिया और कंपनी से कहा कि मुझे कोई और रूट दे दे, चाहे तनख्वाह कम ही क्यों ना हो। बाद में मैंने कुछ खोजबीन भी की। पुराने अखबारों की कतरनों में मुझे उस स्कूल बस हादसे का जिक्र मिला। हालांकि रिपोर्ट बहुत छोटी सी थी, बस कुछ लाइनों की, जैसे उस वक्त भी इस खबर को दबाने की कोशिश की गई हो। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि उस टीचर सुनैना का पति भी उसी हादसे के कुछ महीने बाद रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था, कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो भी उसी हाईवे पर कहीं भटक रहा है, अपने बीवी बच्चे को ढूंढता हुआ। एक बुजुर्ग औरत ने मुझसे ये भी कहा कि उस साल जिस ड्राइवर ने वो बस चलाई थी, वो हादसे के ठीक पहले शराब के नशे में था और उसका शव आज तक उस खाई में कहीं दबा हुआ बताया जाता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम उसे कभी ढूंढ नहीं पाई थी। आज 5 साल बाद भी अगर कभी मुझे उस हाईवे से गुजरना पड़े, तो मैं हमेशा दिन के उजाले में ही निकलता हूं। मजबूरी में अगर रात को जाना पड़े, तो मैं अपने साथ एक छोटी हनुमान चालीसा की किताब रखता हूं। गाड़ी कभी नहीं रोकता,
चाहे सामने कुछ भी दिख जाए। मैंने बाद में पता किया तो मालूम चला कि उस इलाके के गांव वालों के पास भी ऐसी कई कहानियां हैं, अलग अलग ड्राइवरों की, अलग अलग सालों की, पर सबकी एक बात एक जैसी है। वो बच्चा, वो जली हुई औरत और वो सलाह कि गाड़ी कभी मत रोको। मैंने कई साल बाद अपने बेटे को भी ड्राइवर बनने से रोका जब उसमें उसी कंपनी में उसी रूट पर नौकरी करने की सोची। मैंने उससे साफ कह दिया, बेटा, दुनिया में और भी रूट है, तू वो रूट कभी मत लेना, चाहे तनख्वाह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। उसने मेरी बात मान ली और आज वो शहर के अंदर ही टैक्सी चलाता है। कभी कभी जब वो मुझसे पूछता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, मैं उसे ज्यादा तफसील में नहीं बताता, बस इतना कहता हूं कि कुछ चीजें बताने से ज्यादा महसूस करने की होती है, और भगवान करे तुझे कभी वो महसूस ना करना पड़े। मैं दावा नहीं करता कि आप मेरी बात मान ही ले, पर जो कुछ मैंने उस रात देखा, महसूस किया, और जो मेरे साथ 21 और लोगों ने भी देखा, वो मेरे लिए आज भी उतना ही सच है जितना मेरे हाथों में पकड़ा हुआ ये स्टीयरिंग व्हील। और इसीलिए जब भी कोई मुझसे उस रूट पर रात की ड्यूटी के लिए पूछता है, मैं आज भी सीधा मना कर देता हूं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ जिंदा लोग सफर नहीं करते, और जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाए, उस दिन आप भी मेरी तरह उस रास्ते से बचकर निकलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सावधान रहें, सतर्क रहें।